नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। इस कोशिश में हम चाहते हैं कि आप भी शामिल हो जाएं और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी संभव है भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। राजीव बजाज ने राहुल से कहा, सबसे बेरहम लॉकडाउन भारत में। गुजरात में बीजेपी की तोड़फोड़ जारी, कांग्रेस के 2 विधायक टूटे। पीएम केयर्स को लेकर मुंबई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका। मई में करीब 14.5 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन नहीं मिला। मेनका ने हथिनी की मौत को दिया सांप्रदायिक रंग, राहुल पर भी हमला। दोस्तों, हम लोग रोज खास खबरों पर नज़र डालने के बाद खास खबरों के विस्तार से विश्लेषण पे जाते हैं, लेकिन आज से हम एक उपक्रम शुरू कर रहे हैं, एक खंड शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको कोरोना से जुड़ी नवीनतम जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो आइए सबसे पहले कोरोना से अपडेट हो लेते हैं। भारत में एक दिन में 9,304 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में आए सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके अलावा 260 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,16,919 हो गई है। इनमें से 1,04,106 लोग ठीक हो चुके हैं और 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,06,737 सक्रिय मामले हैं। देश के सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 74,860 हो गई है। इनमें से 32,329 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 2,587 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 39,944 सक्रिय मामले हैं। पहली बार दिल्ली में एक दिन में मुंबई से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बुधवार को जहां 1,513 मामले सामने आए, तो मुंबई में 1,276 नए मामले मिले। ऐसा पहली बार हुआ है। बता दें कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामले में बहुत तेज़ी आई है। तो मित्रों, ये है आज की जो कोरोना से संबंधित नवीनतम जानकारी। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख खबरों का विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, उद्योगपति राजीव बजाज ने कहा है कि भारत में बेरहम लॉकडाउन लागू किया गया और उन्होंने दुनिया भर में कहीं भी इस तरह के लॉकडाउन के बारे में नहीं सुना। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बातचीत में कहा, दुनिया में कहीं भी इतना सख्त लॉकडाउन नहीं हुआ है। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है। लॉकडाउन के परिणाम बहुत खराब रहे हैं। बजाज ने कहा कि जैसा कि हम जापान और स्वीडन से सुन रहे हैं, वे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे दिशाहीन होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बजाज ने कहा, मैंने किसी से कहा कि मैं कल 12 बजे राहुल गांधी से बात करने जा रहा हूं और ये बातें करूंगा। इस पर उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, नहीं ऐसा मत करो। मैंने पूछा लेकिन क्यों? तो उसने कहा कि इससे आपके लिए मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। मैंने कहा कि मैंने कुछ सख्त बातें की हैं और इन्हें कई मीडिया चैनलों पर कहा है, और अगर ये गलती है तो वो तो हो चुकी है और इसे एक बार और बार हो जाने दीजिए। बजाज ने कहा कि उस शख्स ने मुझसे कहा कि मीडिया में बोलना अलग बात है और राहुल गांधी के से बातें करना दूसरी बात है। मैंने उससे कहा कि हम बिजनेस, अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे, तो क्या अब ये बातें भी नहीं हो सकती? फिर भी वो इस बात पर टिका रहा कि आप जोखिम क्यों ले रहे हैं। इस पर राहुल ने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि इस तरह का माहौल व्यापार के लिए नुकसानदेह है? बजाज ने कहा, अगर हिंदुस्तान में 100 लोग बोलने से डरते हैं तो 90 के पास छिपाने के लिए कुछ है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि यूपीए 2 और एनडीए 1 सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे कंकाल अलमारी से बाहर आ चुके हैं, इसलिए व्यवसाय भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। तो राजीव बजाज ने राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान पूरा जो औद्योगिक वातावरण है देश में और लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ है पूरी अर्थव्यवस्था को,
उसके बारे में बहुत दो टूक बातचीत की है। इनके पिता राहुल बजाज ने भी बहुत दो टूक बोलने वालों में से हैं। उन्होंने सीधे अमित शाह से पूछ लिया था कि मुझे कहा गया था कि ये सवाल मत पूछो यहाँ, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। और ठीक यही बात राजीव बजाज ने की। बहुत सारे उद्योगपति इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी, बोलते नहीं हैं, चुपचाप उसे सहन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा पिछले 6 सालों में, और लॉकडाउन को जिस तरह से लगाया गया, जिस तरह से बढ़ाया गया, जिस तरह से उसको फिर हटाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें पूरी अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार दिशाहीन है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया, परोक्ष रूप से कह दिया कि दिशाहीन होकर सरकार आगे बढ़ रही है, जबकि दूसरे देश बहुत सोच समझकर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करके, मास्क का इस्तेमाल कर कर, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर कर अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचा रहे हैं और अपनी आबादी को भी सुरक्षित रख रहे हैं। इस मामले में ये सरकार फिसड्डी साबित हुई है, चूकी है हर कदम पर। तो ये राजीव बजाज की बहुत ही दो टूक बातें हैं। राहुल गांधी से वो बात भी ना करें, ये एक तरह का माहौल बताता है कि किस तरह की दहशत, किस तरह का आतंक पूरे व्यवसायी वर्ग में, पूरे उद्योग जगत में व्याप्त हो गया है। कि मतलब ये हमारा ये लोकतंत्र है जहाँ पर कोई उद्योगपति किसी एक नेता से खुलकर पब्लिकली बातचीत नहीं कर सकता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए, और जो कानून का राज होता है उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में किस तरह से एक आतंकपूर्ण माहौल बना दिया गया है। अब ये सही बात है, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया कि बहुत सारे उद्योगपति चूँकि खुद करप्ट हैं, लगभग सारे उद्योगपति करप्ट होते हैं, बिना करप्शन के वो आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये उनकी कमज़ोरी भी है और जिसका इस्तेमाल ये सरकार ब्लैकमेलिंग के लिए कर रही होगी, उनको डराने के लिए कर रही होगी, ना बोलने के लिए कर रही होगी। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पूरे तंत्र के लिए। तो दोस्तों अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से आपसे एक निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपको ठीक लगता हो भुगतान करें। आगे बढ़ते हैं। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस को एक और झटका दे दिया है। खबर आ रही है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं और तीसरा विधायक भी टूट सकता है। गत मार्च में भी बीजेपी ने कांग्रेस के 5 विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए थे। इस टूट के बाद गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें जीतने की कांग्रेस की उम्मीद को झटका लग सकता है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि देश आज़ाद भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य, आर्थिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है। उसके बावजूद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करने से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी का ये पूरा चरित्र निकल कर आया है इन 3 महीनों में कि उसने किस तरह से कोरोना महामारी के दौरान भी अपनी घटिया, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक राजनीति की है, आगे बढ़ाई है। हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में ठीक उस समय जब कोरोना से लड़ने की ज़रूरत थी तो वो सरकार उलटने में लगी थी, विधायकों को तोड़ने और कभी गुड़गांव तो कभी बेंगलोर ले जाने में लगी हुई थी। इसके बाद हमने दोबारा देखा जब महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित है कोरोना संकट से, वहाँ सरकार जूझ रही थी कोरोना से, तब भी उसकी उद्धव की सरकार को उलटने की पूरी कोशिश की गई, विभाजन कराने की कोशिश की गई, अफवाहें फैलाई गई, सक्रिय किए गए, गवर्नर को सक्रिय किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सक्रिय हुए। तो एक पूरा माहौल वहाँ सरकार को उलटने का बनाया गया। नहीं उलट पाई, बात अलग है। गुजरात में भी देखिए, गुजरात का संकट जो कोरोना से प्रभावित है इतना बुरी तरह से, उसकी भी एक वजह ये मानी जाती है कि जब पहले राज्यसभा चुनाव होने थे तब भी बीजेपी वहाँ इसी तोड़फोड़ में लगी थी। एक तो ट्रम्प साहब की अगवानी में पूरा अमला जुटा हुआ था, दूसरा राज्यसभा में एक और सीट जीतने के लालच में वो कांग्रेस की तोड़फोड़ में लगी हुई थी। तो इस चक्कर में वहाँ बहुत सारे विधायकों को कांग्रेस जयपुर भी ले गई थी, राजस्थान ले गई थी। तो ये सब चल रहा था वहाँ, और इस वजह से जो फोकस जहाँ होना चाहिए था वो नहीं है। अभी फिर यही लग रहा है कि वहाँ की बीजेपी को, वहाँ की सरकार को चिंता एक और राज्यसभा सीट जीतने की है, ना कि राज्य में कोरोना संकट से निपटने की, जहाँ
राज्य में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है पूरे देश भर में, लगभग 2.5 गुनी मृत्यु दर है और लगातार वहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ का हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज़ की हालत गुजरात में बन चुकी है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बीजेपी का ये चरित्र है। ऑपरेशन लोटस लगातार चलता रहता है, चाहे देश में कहीं भी कोई महामारी, तूफान, आफत आए, उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगली खबर लेते हैं। पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है। इस याचिका में इस फंड की सारी जानकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने और पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों को अपनी वेबसाइट पर इस फंड से प्राप्त हुए धन का विवरण देने और उस धन का उपयोग कहाँ हुआ है इसका ब्यौरा देने की निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि इसको 10 जून के लिए अब सूचीबद्ध कर लिया गया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र और उसके ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में केंद्र सरकार को 14 दिनों के अंदर फंड की डिटेल्स जमा कराने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने पूछा है कि फंड में कितने पैसे जमा हुए और कितने खर्च किए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया है। बता दें कि पीएम केयर्स फंड की जानकारी के लिए आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर किए गए एक आवेदन को ये कहते हुए सरकार ने खारिज कर दिया था कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। 28 मार्च को पीएम मोदी ने इस फंड को बनाने का ऐलान किया था और देशवासियों से अपील की थी कि वो कोरोना से लड़ाई में सहयोग करने के लिए इस फंड में रुपए दान दे। लेकिन इसको लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने उस समय ही सवाल उठाए थे कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष है तो इसकी क्या ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री राहत कोष की है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि ये अगर फंड किया गया है तो प्रधानमंत्री के केयर क्यों लगाया गया इसमें, क्या प्रधानमंत्री इससे अपना एक राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। फिर ये कि इस फंड का में कौन पैसा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, इसको लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं बरत रही सरकार। आखिरकार कौन लोग हैं वो जो इस फंड में पैसे दे रहे हैं। अब ये जो आरटीआई वाला मुद्दा उठा है इसमें बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कह दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता, लेकिन जो आरटीआई एक्ट की परिभाषा है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर उसमें फंड कहीं सरकार की तरफ से इनिशिएट किया गया है 10,000 करोड़ रुपए पहले पब्लिक सेक्टर वगैरह से और कर्मचारियों की तनख्वाह से उसमें डाले गए हैं तो वो एक मामला बनता है। फिर इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ये इसमें शामिल हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जब ये लोग शामिल हैं, ट्रस्टी हैं उसमें, तो फिर ये पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कोर्ट को अब सुलझाने हैं। लेकिन ये बहुत साफ है कि सरकार इस फंड के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। आखिरकार ऐसी क्या रहस्यमयी बात है जो ये सरकार छिपाना चाहती है। क्या इसमें ऐसे लोग फंड में जमा कर रहे हैं धन जिनका धन कहीं गलत सोर्सेस से आ रहा है, या ये धन का गलत तरह से कहीं इस्तेमाल होना है या हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि प्रश्न खड़ा करती हैं। एक लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे अहम चीज़ होती है। ये अपारदर्शी राजनीति है। जैसा इलेक्शन बॉन्ड में इस सरकार ने किया, अपनी चलाई और उसके आधार पर अपने पार्टी के फंड को भरा, खजाने को भर लिया, वैसी ही कोई एक्सरसाइज कहीं ये भी तो नहीं है जिसमें अपना निजी फ़ायदा, अपनी पार्टी का फ़ायदा देखा जा रहा हो और उन लोगों का फ़ायदा देखा जा रहा हो जो इसमें योगदान दे रहे हैं। तो ये सामान्य चीज़ें हैं जो प्रश्न हैं लोगों के दिमाग में हैं और इन सवालों का समाधान ज़रूर किया जाना चाहिए। मित्रों, आगे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर ये जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, जो एनालिसिस कर रहा हूँ, उस पर आपकी अपनी भी राय होगी। टिप्पणी करते रहिएगा। मैं खुद उन टिप्पणियों को देखता हूँ, हो सकता है तो जवाब भी देता हूँ और उनसे सीख भी लेता हूँ कि कैसे इस कार्यक्रम को और ज़्यादा आपके अनुकूल और बेहतर बनाया जाए। चौथी खबर लेते हैं। लॉकडाउन के कारण देश की बड़ी जनता भुखमरी के कगार पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा लोगों को दिया जाने वाला राशन भी उनके पास नहीं पहुंच रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मई महीने में करीब 14.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त राशन नहीं मिला है। वहीं अप्रैल महीने में भी करीब 6.5 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन का लाभ नहीं मिला है। ये वो लोग हैं जो सरकार की परिभाषा के हिसाब से लाभार्थी हैं और इन्हें राशन मिलना चाहिए था। बीते बुधवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज से ये जानकारी सामने आई है। कोरोना महामारी की वजह से लोगों के सामने खड़े हुए खाद्यान्न संकट से समाधान के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हर एक लाभार्थी को 3 महीने के लिए 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न और प्रति राशन कार्ड 1 किलो दाल दी जानी थी। और ये साफ है कि 14.5 करोड़ लोगों तक तो पहुंचा ही नहीं। ये लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकार की घोषणाएं हो रही हैं, सरकार दावा भी कर रही है कि ये सब हो रहा है, लेकिन जब आंकड़े आते हैं, जब थोड़ा जांच परख की जाती है तो सब सामने हो जाता है कि ये सारा फर्जीवाड़ा है। सरकार के दावे सारे फर्जी हैं, उनमें कोई दम नहीं है। एक एक करके ये तमाम जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, जितने भी पैकेज हुए हैं, जितने भी दावे किए गए हैं, वो सारे पोस्टमार्टम के बाद पाए गए हैं कि वो उनमें दम नहीं है। वो या तो झूठे हैं या अधकचरे हैं या आंकड़ों में हेरफेर की गई है। जैसे 20-21 लाख करोड़ के जो पैकेज की घोषणा की गई थी, बाद में पता चला कि वो कुल मिला के दरअसल 1 लाख करोड़ का पैकेज है, जो कि इतने बड़े आर्थिक संकट में जीरे के बराबर है, ऊँट के मुंह में। तो ये लगातार सामने आ रही ये चीज़ें, जैसे जैसे अब ये मुख्य धारा के मीडिया में ये सारी चीज़ें ना आ रही हैं ना डिस्कस हो रही हैं, वहाँ तो लगातार भजन कीर्तन चल रहा है सरकार का कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार ने कोरोना को रोक दिया, सरकार ने लॉकडाउन से बड़ा कोरोना की महामारी को काबू में पा लिया, वगैरह वगैरह। आर्थिक पैकेज की भी बड़ी चर्चा है, लेकिन असलियत क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की जा रही और ना ही बताने की कोशिश की जा रही है। जनता से ये सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं। ये आप केवल सत्य हिंदी पर ही देख पाएंगे या इसी तरह के जो चैनल या वेबसाइट हैं वहाँ आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहिए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। केरल में गर्भवती हथिनी के साथ क्रूरता पर देश में गुस्सा है, लेकिन अब इसे सांप्रदायिक रंग देने की शुरुआत हो गई है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इसे मल्लपुरम जिले से जोड़ते हुए कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। मल्लपुरम मुस्लिम बहुल जिला है केरल का। मेनका गांधी ने घटना को लेकर किया ट्वीट, ये हत्या है। मल्लापुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। ये देश का सबसे हिंसक जिला है। उदाहरण के लिए यहाँ लोग सड़कों पर जहर फेंक देते हैं जिससे 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर जाएं। इस घटना के बहाने मेनका ने केरल से सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि वो वहाँ के सांसद, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। मेनका ने कहा कि राहुल ने खुद वो जगह वायनाड चुनी थी, वायनाड से वो चुने गए हैं, आराम से जीत कर आए। अब वो जब खुद चुना है तो बजाय कि वो पूरे देश को ठीक करें, पहले अपने क्षेत्र को तो ठीक कर लें। केरल में एक हथिनी के साथ हैवानियत की एक अजीबोगरीब घटना ये सामने आई थी और इसमें कहा गया था कि हथिनी के मुँह में एक अनानास में पटाखे भरकर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से पटाखे उसके मुंह में फट गए और उस गर्भवती हाथी की मौत हो गई। हालांकि अब जब ये जांच हो रही है तो ये पता चला है कि ऐसा हुआ नहीं था, दरअसल अभी पक्का नहीं है। और इस तरह की चीज़ें शिकारी सूरों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए भी करते हैं। तो इसे अब मेनका गांधी एक समुदाय विशेष पर डालना चाहती हैं, जैसे हमारे मीडिया चैनल तबलीगी जमात को दोषी मान रहे थे कोरोना फैलाने के लिए, उसी तरह से अब इस हथिनी की मौत को भी उस समुदाय से जोड़ दी, या मुस्लिम समुदाय से, क्योंकि मल्लापुरम में मुस्लिम समुदाय की बहुतायत है। आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं वो सारे गलत दिए हैं मेनका गांधी ने। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि वहाँ हर 3 दिन में एक हाथी मार डाला जाता है, जबकि पूरे केरल के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं अगर हर 3 दिन में एक हाथी मारे जाने का हिसाब लगाया जाए तो साल में करीब 120-30 हाथी मारे जाने चाहिए। लेकिन जो संसद में आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार के द्वारा, उसमें 75 हाथियों के मरने की खबर है पूरे साल में। तो ये आंकड़ों को तोड़ना, आंकड़ों को घुमाना, जोड़ना
और गलत तरीके से उनकी व्याख्या करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को भड़काना, उकसाना, ये मेनका गांधी की राजनीति का हिस्सा बन गया है। अब उन्हें तो मंत्री बनाया नहीं गया है, जीत कर आई हैं, उन्हें दरकिनार रखा गया है, खबरों में रहने की भी ज़रूरत है। तो एक थोड़ा उनका जानवरों के प्रति प्रेम रहा है, हम सब का प्रेम है, लेकिन वो जिस ढंग से अपना जानवर प्रेम प्रस्तुत करती हैं वो भी सवालों के घेरे में रहा है। तो मेनका गांधी एक तो वहाँ टारगेट कर रही, दूसरा राहुल गांधी पर टारगेट कर रही हैं। लेकिन देश में और दूसरे राज्यों में जब कुछ होता है तो ना तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री को टारगेट करती है, ना वहाँ की घटनाओं पर। अब यूपी में जो कुछ हुआ, मेनका गांधी उस पर चुप रही, वो वहीं से चुन कर आती हैं। तो ये उनके दोहरे चरित्र का भी इससे पता चलता है, और इससे ये भी पता चलता है कि एक हथनी की हैवानियत के साथ हत्या कर दी गई है, उसको किस तरह से वो राजनीति में भुनाने की कोशिश कर रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। बहुत ही भयानक मामला है ये, इस तरह की चीज़ें दोहराई नहीं जानी चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ों पर इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश भर का माहौल बिगड़ता है। पहले से बिगाड़ दिया गया, 6 साल से बिगाड़ने का काम चल रहा है और बिगड़ता जा रहा है। तो मेनका गांधी कोई जिम्मेदार नेता वाली राजनीति नहीं कर रही हैं। मित्रों, ये था आज की खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच, और कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरें लेकर। उम्मीद है कि कल भी हमारे साथ आप होंगे कल की खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।